न्यूज एक्सप्रेस मीडिया से मैं कृष्ण मोहन गोस्वामी। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं ब्रह्म शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी जी। संतोष कुमार तिवारी जी ब्राह्मण समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कई वर्षों से इस संगठन के लिए लगे हुए हैं। बहुत सी योजनाएं इन्होंने बनाई हैं, कुछ को ये मूर्त रूप दे चुके हैं और कुछ के लिए प्रयासरत हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करके स्वयं जानते हैं कि वो इस संगठन में किस प्रकार किस तरह काम कर रहे हैं। संतोष जी, इस मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। और आज आप मेरे दर्शकों को बताइए कि आप ब्रह्म शक्ति समाज के द्वारा नगर में, इस जिले में और अन्य प्रदेशों में आप क्या काम कर रहे हैं। तो पहले तो हमें आप ये बताइए कि ब्रह्म शक्ति की स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है। ब्रह्म शक्ति संगठन की स्थापना 2019 में हुई। बीच में कोरोना काल आ गया, जिसके कारण बहुत सी बाधाएं आई, समस्याएं आई, बहुत समय नहीं मिला। फिर भी हमारे इतने अल्प समय में हम भारत के लगभग 5 प्रदेशों में अपना विस्तार कर चुके हैं। राजस्थान के जयपुर में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, आपके मिर्ज़ापुर में आप संगठन का कार्यालय सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। जहाँ तक आपने पूछा कि संगठन का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये था कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में ब्राह्मण समाज के नाम पर कई संगठन हैं और लोगों में आपस में संवाद तक भी नहीं है। तो मैं ये चाहता था कि समस्त समाजी सजातीय बंधु और सभी संगठन ब्राह्मण समाज के एक मंच पर कम से कम आएँ, आपस में बातें करें, अपने अनुभवों को साझा करें, चुनौतियां क्या हैं हमारे समाज के समक्ष, पहले हम उसको समझें। एक कुशल चिकित्सक जिस प्रकार बिना रोग की जांच किए, बिना रोग का परीक्षण किए, बिना रोग को तय किए क्या इलाज कर सकता है, तो संगठनों को तो सबसे पहले और समाज को ये देखना है कि हमारे लिए वास्तविक समस्या क्या है। और जहाँ तक सवाल है उद्देश्य का, अपने समाज के पिछड़े हुए ब्राह्मण भाइयों को कानूनी सहायता देना, संविधान के दायरे में रहकर उनके शिक्षा, संस्कार, रोजगार के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। इस संगठन के द्वारा आप किस किस क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। अभी तक तो संगठन का पहला चरण है, तो पहले चरण में हम लोगों ने कई फेजों में अपने उद्देश्यों को बांध रखा है। पहले चरण में हम समाज के पास जाने के लिए एक कार्य योजना बनाया है, ब्रह्म चले ब्रह्म के द्वार। इसके द्वारा समाज के हर गांव तक हम लोग जा रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उनसे अपनी बातें रख रहे हैं, उनके अंदर जागरूकता। मातृशक्ति के लिए और बच्चों के लिए कोई आपके पास योजना है क्या। कोई भी समाज, कोई भी संगठन अपने आधी आबादी को छोड़कर और अपनी भावी पीढ़ी के दृष्टिगत रहकर अगर योजना नहीं बनाती तो वह संगठन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकती है। इसको ध्यान रखते हुए ब्रह्म शक्ति परिवार ने अपनी मातृशक्ति की एक अलग इकाई बना रखी है, जिसमें वो लोग स्वयं अपना निर्णय लेती हैं और अपनी समस्याएं बताती हैं। हम लोग उसमें केवल विचार विमर्श करके उनको सलाह देते हैं, वो लोग स्वयं अपने आप को संचालित कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के बालकों के लिए कोई आपने कार्य अभी तक किया क्या। ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए मैंने अपने संगठन के द्वारा निःशुल्क वेद प्रशिक्षण का शिविर 25 दिसंबर महामना मदन मोहन मालवीय जी के जयंती के अवसर पर प्रारंभ किया था
और इस वर्ष अक्षय तृतीया से हम लोग 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए बाल संस्कार शाला का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लगभग 2 घंटे की क्लास चलाएंगे और अपने बच्चों को अपनी पुरानी संस्कृति, अपने पुराने रीति रिवाजों, अपने सांस्कृतिक महत्व को समझाएंगे। आधे घंटे का उसमें उनको योगा और मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया जाएगा और आधे घंटे खेल के माध्यम से उनको, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको क्रीड़ा के माध्यम से बांधा जाएगा। अभी विगत वर्षों में आपने जितने भी काम किए, आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा विशेष काम जिसे करके आपको आत्मसंतुष्टि हुई हो कि आपके संगठन ने बहुत अच्छा काम किया, 1-2 कार्यक्रम के बारे में हमें बताएं। कोरोना काल में जनपद के आपके मिर्जापुर जनपद में करीब 20 जगह पर कोरोना का टीकाकरण का कार्य संगठन के द्वारा हुआ। खिचड़ी पर मकर संक्रांति के अवसर पर लगभग 3 वर्षों से खिचड़ी का वितरण का कार्य चल रहा है। शिवरात्रि पर शरबत वितरण का कार्य किया गया संगठन की तरफ से। विंध्याचल नवरात्र के मेले में शीतल जल का वितरण का कार्य किया गया संगठन की तरफ से। समाज सेवा, अभी क्योंकि संगठन बहुत ही ज़्यादा सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, अपने सीमित संसाधनों में जितना कर सकते कर रहे हैं। हमने एक दिन देखा था चैत्र नवरात्र में और शिवरात्रि पर कि महिलाओं का कैंप लगा हुआ था और वो फलाहार का वितरण कर रही थी। जी, चैत्र नवरात्र में हम लोग हर वर्ष अष्टमी के दिन फलाहार का वितरण का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये इस वर्ष 4था वर्ष था। आपकी आगामी योजनाएं क्या है इस संगठन के द्वारा? इस समय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में ब्राह्मणों के प्रति बढ़ती हुई कटुता को कैसे हम लोग दूर करें, जो हमारे समाज के प्रति एक निगेटिव छवि बनाई जा रही है, एक नेक्सस है ईसाई मशीनरियों का, मुस्लिम समाज का और दलित समाज का एक गठजोड़ बना हुआ है, जो एक सुनियोजित ढंग से ब्राह्मण समाज को एक अपराधी के तौर पर, लुटेरे के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस छवि को हमको तोड़ना है, समाज को हकीकत बताना है और समाज को ये बताना है कि ब्राह्मण तो बहाना है, सनातन धर्म निशाना है। ये लोग ब्राह्मणों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि सनातन धर्म, ब्राह्मण का मतलब होता है धर्म पर चलने वाला। लोग जाति विशेष से भले बात करें, लेकिन हमारी परंपरा रही है कि हमारे यहाँ कर्म प्रधान देश है ये, और कर्म क्योंकि ब्राह्मणों को शिक्षा और अध्यात्म से ही जोड़ा गया है, तो हम लोग गुरुकुल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से समाज की सेवा ही करते रहे। लेकिन लोगों के एक सुनियोजित ढंग से फिल्मों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि सन 75 के बाद से एक सुनियोजित ढंग से पिक्चरों में ब्राह्मणों को लोभी, कुटिल, लालची, एक दूसरे से झगड़ा लगाने वाला और मक्कार टाइप का दिखाने की कोशिश की जा रही है। आखिर सवाल उठता है कि क्यों? आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। हमारे इतिहास का हर क्षेत्र में हम एक ये सुनियोजित प्रयास चल रहे हैं। हमको पढ़ाया जाता है कि अशोक महान, छोटा सा उदाहरण है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अशोक ने उनके बनाए हुए साम्राज्य पर शासन किया, लेकिन महान अशोक है, चंद्रगुप्त नहीं। क्योंकि चंद्रगुप्त की जहां चर्चा होगी वहां पर चाणक्य को भी सामने लाना पड़ेगा। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राजनीतिक दलों ने भी अपने राजनीतिक स्वार्थ में
इस विचारधारा के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई और इसको प्रश्रय दे रहे हैं अप्रोच माध्यम से। विगत दिनों में आपने देखा होगा कि एक विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसके नेता रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर बहुत सी वितंडावाद कर रहे थे। बिहार के शिक्षा मंत्री से शुरू हुआ यह खेल उत्तर प्रदेश तक आया, इन सब के पीछे है क्या? तो ये एक सुनियोजित ढंग से वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया जा रहा है और अगर ब्राह्मण समाज अभी भी नहीं संभला और अपने उसी खुमारी में कि हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे और ये थे, वर्तमान में स्थिति में आप अगर देखें तो ब्राह्मणों की दशा देश के कई राज्यों में दलितों से ज्यादा खराब हो चुकी है। तमिलनाडु में सीधे सीधे ब्राह्मणों को की हत्या करने का तरफ इशारा करके राजनीतिक कुछ नेता, धार्मिक नेता ने कहा कि कितने परसेंट, 3% मात्र तमिलनाडु में ब्राह्मण हैं, क्या इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को हटाया जाता है, भगाया जाता है और देश में कोई संवेदना नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या कसूर था? एक प्रश्न और भी करना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज के नवयुवकों के लिए आपके पास कोई संदेश है क्या? ब्राह्मण समाज के नवयुवकों को सबसे बड़ा संदेश है कि अपने समय का सदुपयोग करें। दुर्भाग्य से मैं अपने उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बच्चों को देखता हूं, अपने समाज के, तो ये केवल एक नेताओं के पीछे की एक भीड़ बन के रह गए हैं और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनके पास कोई एक सुनियोजित सिस्टम नहीं है कि वो करे तो करे क्या। वो सिंपली ग्रेजुएशन करके भटक रहे हैं बेरोजगारी के तौर पर। एक ब्राह्मण समाज का ऊंचे तबके का उनके पास एक अभिमान है, वो छोटा काम भी नहीं कर सकते हैं। लोग क्या कहेंगे? सच्चाई ये है कि ब्राह्मण सदैव अग्रणी भूमिका निभाता था, समाज का अनुसरण करता था। आज ब्राह्मण पिछलग्गू बनता चला जा रहा है। राजनीतिक दलों का, कुछ विचारधाराओं का विचार, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र चिंतन तो ब्राह्मण समाज के बच्चे कर ही नहीं पा रहे हैं। और वो हकीकत क्या है कि आधुनिक शिक्षा के दौर में वो न वो पूरी तरह से आधुनिक बन पा रहे हैं, न तो पूरी तरह से अपनी प्राचीन संस्कृतियों से जुड़े हैं और बीच में रहने के कारण वो मारे जा रहे हैं और बहुत विवश और घुटन में महसूस कर रहा है आजकल का युवा। मैं तो समझता हूँ कि आज ब्राह्मण समाज का जो पतन हुआ है या वो अपने संस्कारों से जो भटके हैं, उसमें उनके परिवार का भी तो, उनके माता पिता का भी तो उसमें हाथ है कि वो स्वयं संस्कारित नहीं है और अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके पीछे भी मैं वही जो भी पहले कहा था, वामपंथियों का कुटिल चाल। सन 77 के बाद से नई शिक्षा नीति जो उस समय आई थी, शिक्षा से एक संस्कृति को धीरे धीरे दूर कर दिया। हम लोग अपने बचपन में हमारे पूर्वज किताबें पढ़ा करते थे। आजकल के बच्चों से किसी से पाणिनि और विद्योत्मा और भारती देवी या मंडन मिश्र के बारे में चर्चा कर लिया जाए तो वो नहीं जानते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान शिक्षा का था। और आपका निश्चित रूप से ये कहना कि हमारे अभिभावकों का भी इसमें बहुत बड़ा भूमिका रहा है। और वो नौकरी के पीछे इतना भागे कि बच्चे को केवल क्लर्क बनाना और एक नौकरी के पीछे, और 30 साल 35 साल का युवा इसमें भटक रहा है बेरोजगार होके। वो न इधर का रहा न उधर का रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है और आज नई पीढ़ी में तो और भी है। और फिर मैं कह रहा हूं, ब्राह्मण की बात नहीं है, ये हिंदू धर्म की बात है, सनातन धर्म की बात है। सन 77 में परिवार के स्तर पर विघटन का कार्य किया गया, परिवार की इकाई को तोड़ा गया। एकल परिवार के 30 साल के अंदर आप देखिए इतिहास उठा के तो एकल परिवार बढ़ गए हैं। और अब जो नई नीति इन लोग की बनी हुई है, विरोधियों की, सनातन विरोधियों की, वो टीवी और मोबाइल के माध्यम से आपके घरों में घुस गए हैं, आपके बेडरूम में घुस गए हैं और आप इसकी भयावहता को नहीं समझ पा रहे हैं।
तो संतोष जी, आज आपने न्यूज़ एक्सप्रेस मीडिया के लिए समय दिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद।